व्यूअर्स। दर्शकों नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मीनल और आप देख रहे हैं MNS न्यूज टीवी। आपका स्वागत है देश प्रदेश की खबरों में और अब शुरुआत करते हैं आज की हेडलाइंस के साथ। संस्थान की नीलामी प्रक्रिया चली, केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह बोले इसकी विरासत को बचाना जरूरी। पुणे में बीजेपी नेता पर महिला पुलिस अधिकारी से छेड़छाड़ का आरोप, कांग्रेस ने की कड़ी कार्रवाई की मांग। महाराष्ट्र में बिजली दरों में कटौती की घोषणा, महाडिस्कॉम का 2025-2030 टैरिफ पिटीशन मंजूर। और अब खबरें विस्तार के साथ। संस्थान की विरासत को लेकर केंद्रीय राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह का बयान सामने आ रहा है, जब वो कह रहे हैं कि नीलामी प्रक्रिया स्थगित की गई। केंद्रीय राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने बताया कि एक समय संस्थान को नीलामी के लिए रखा गया था, जिसमें दो तीन पार्टियां भी सामने आई थी, लेकिन उन्होंने कहा कि कुछ पार्टियों ने 2-3 अलग-अलग स्थानों के लिए आवेदन किए थे, जिसे बहाना बनाकर श्री चेतन को नीलामी प्रक्रिया स्थगित करने को कहा गया। उन्होंने ये भी कहा कि संस्थान की अपनी एक समृद्ध विरासत है, जिसे कई लोग समझ नहीं पाते। और एक बार तो लगभग इसकी बोली भी लग गई थी, 2-3 पार्टियां भी आ गई, लेकिन हमें एक बहाना मिल गया कि उसमें कुछ एक पार्टियों ने 2-3 जगह अपनी अर्जी भरी हुई थी, तो उसी बहाने हमने चेतन जी को कहा कि अब इसको आगे टालते हैं। लेकिन असल में हकीकत यह है कि ये जो संस्थान है इसकी अपना एक इतिहास है और बहुत सारे लोगों को इसका एहसास नहीं होता। अभी जैसे हमारी एंकर कह रही थी कि सोलर सेल 1977 में बना। बहुत सारे कम लोगों को इस बात की तरफ ध्यान होगा कि 1977 में जब भारत का सबसे पहला सोलर सेल बना तो किसी को ये गुमान ना था, समझ नहीं थी कि सोलर एनर्जी होती क्या है। और ये बात मैं पूरी जिम्मेवारी के साथ कह सकता हूं, ना उसका कॉन्सेप्ट था ना उसकी समझ थी। और मैं उस दिन कह रहा था कि अगर आप पिछली अखबारें भी देखेंगे तो कहीं भी अखबार में इसकी खबर ना छपी होगी। 1977 की एक ही खबर छपती थी, जनता पार्टी की सरकार बन गई, इंदिरा जी की सरकार हट गई, फिर मोरारजी जी की सरकार आई, फिर आपस में लड़ाई झगड़ा शुरू हो गया। सारा साल अगर आप आर्काइव में देखें तो समाचार पत्रों में है, यानी उतनी जागरूकता का वो दौर नहीं था विज्ञान के प्रति, नवाचार के प्रति। और उस समय इस संस्थान में इतनी दूरंदेशी से सोलर सेल इजाद हुआ था। और इसलिए ये जो 50 वर्षों का मुकम्मल होने का आज हम समारोह कर रहे हैं, और जैसे कि चेतन जी ने कहा कि पिछले वर्ष इन्हें मिनी रत्ना की उपाधि भी दी गई और आज ये डिविडेंड्स भी देने हैं। और ये संभव इसलिए हुआ क्योंकि ये अगर सक्सेस स्टोरी है तो ये मॉडल स्टोरी भी है कि हमने अपने आप को बांध के नहीं रखा। जब ये मुलतवी हो गया, जब ये स्थगित हो गया बोली का सिलसिला, और मेरे पास एक बहाना भी आ गया, मैंने इनसे कहा कि चुनाव आ रहा है तो हम कहेंगे चुनाव के लिए हमने छोड़ दिया, तब तक हम कुछ कर लेंगे। तो मैंने इनसे कहा कि एक ही रास्ता है, आप सरकार पर निर्भर ना करिए। अब लगता अजीब है, सरकार का हिस्सा होते हुए मैं ये कह रहा हूं कि मेरे ऊपर निर्भर मत करो, क्योंकि अब साइलोज में काम करने का वक्त वो दौर चला गया। जब तक आप प्राइवेट सेक्टर को पूरी तरह से अपने साथ शामिल नहीं करेंगे, आप आगे नहीं बढ़ सकते। और ये विकसित भारत का स्वप्न पूरा करना है, उसके लिए भी वही फार्मूला, वही विकल्प है। और अभी कल ही मैं परसों मुंबई में एक शिक्षा संस्थान में था, तो मैंने कहा वो एक समय था जब प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर के बीच में आपस में बहुत सारी दूरियां भी थी, शक शुबा भी था। अब प्राइवेट सेक्टर वाले समझते थे कि ये जो पब्लिक सेक्टर के अधिकारी है तो सारे रिश्वतखोर है, जब तक हाथ गर्म ना करो बात नहीं करेंगे। और अब अगली खबर। पुणे में बीजेपी नेता ने वरिष्ठ महिला पुलिस अधिकारी के साथ की छेड़छाड़, शहर कांग्रेस अध्यक्ष अरविंद शिंदे का आरोप। पुणे शहर में कांग्रेस अध्यक्ष अरविंद शिंदे ने आरोप लगाया है कि पुणे में एक भाजपा नेता ने एक वरिष्ठ महिला पुलिस अधिकारी के साथ छेड़छाड़ की है, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं की गई। उन्होंने कहा अगर ये कोई आम व्यक्ति होता तो उसे सार्वजनिक रूप से निलंबित कर कड़ी सजा दी जाती, लेकिन इस भाजपा नेता का ये पहला अपराध नहीं, इसने इससे पहले भी ऐसा किया था, फिर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। शिंदे ने इस मामले में सख्त कार्रवाई की मांग की है। पूना में भारतीय जनता पक्ष के पदाधिकारी जो कोंड्रे बोल के हैं, उन्होंने एक वरिष्ठ महिला पुलिस अधिकारी का विनयभंग किया है और उसके ऊपर अभी तक अटक की कार्रवाई नहीं हुई है। अगर कोई सामान्य व्यक्ति होता तो उसकी परेड निकाली जाती, उसको 3rd डिग्री ट्रीटमेंट दी जाती,
मगर इस बीजेपी के पदाधिकारी की इतनी हिम्मत बढ़ गई कि पहले भी एक बार विनय भंग किया, उस पर कोई कार्रवाई नहीं, दूसरी बार किया, अब तो पुलिस महिला वर्दी पे रहने के बाद उसका विनय भंग किया है। और ऐसे वक्त किया है जहाँ उनके स्थानिक आमदार खड़े हैं, केंद्रीय मंत्री खड़े हैं। अगर इतनी हिम्मत बढ़ती है तो बिहार का उदाहरण क्या दें? बिहार के लोग अभी पूना का उदाहरण देंगे कि पूना में ऐसा हो रहा है। इसीलिए हम चाहते हैं कि इस नराधमों को अटक की जाए, परेड निकाली जाए, कट ऐसा एग्जाम्पल सेट हो कि आगे कोई भी ऐसी हरकत न करे। ये बार बार अत्याचार बढ़ने का एक ही कारण है, पुलिस के हाथ बंधे हुए हैं। पुलिस लोग को कोई बीजेपी के अगेंस्ट कार्रवाई करनी नहीं है और ये गुनहगारों का पालन पोषण करती है बीजेपी, और पुलिस लोगों को फिर वो ही चाहिए। आज आप पुलिस अधिकारी का होने के बावजूद अगर पुलिस दल, अगर महकमा अगर एक्शन में नहीं आती तो इसका ही मतलब ये है कि चोर चोर चिचले भाई। हमने इसके पहले कलेक्टर, पुलिस कमिश्नर, पालक मंत्री, मंत्री संतरी सबको आजमाया है, कोई भी कार्रवाई नहीं करते। आज हमारी महिलाओं का सुरक्षिता धोखे में है। आखिरी सोर्स हमारा है गणपति बप्पा के पास निवेदन देना, और हमने गणपति बप्पा के पास निवेदन दिया है कि ये इस नराधमाओं को एक ऐसा एग्जाम्पल सेट हो, आप कर्मों का फल देते हो, इनको इनके कर्मों का फल मिले, और एक एग्जाम्पल सेट हो कि पूना में ऐसे कोई भी भारतीय जनता पक्ष का आदमी हो, इससे ऐसा कोई और कोई भी ना करे, हमारी महिलाएं सुरक्षित रहे। इनको अटक की जाए, परेड निकाली जाए, इनको एरोड़ा जेल दिखाया जाए, और ऐसा एग्जाम्पल सेट हो कि वापस कोई भी पूना का कोई भी, वो कोई भी पार्टी का हो, कोई भी हिम्मत न करे पुलिस महिलाओं का विनय भंग करने का। आइए देखते हैं अगली खबर। महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस का बड़ा ऐलान, पहली बार महाडिस्कॉम का टैरिफ पिटीशन 2025-2030 के लिए मंजूर, बिजली दरों में कटौती होगी। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने ऐतिहासिक घोषणा की कि राज्य प्रमुख बिजली आपूर्ति कंपनी महाडिस्कॉम यानी कि महाराष्ट्र स्टेट इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड का बिजली टैरिफ पिटीशन पहली बार 2025 से 2030 की अवधि के लिए मंजूर कर दिया गया है। ये निर्णय महाराष्ट्र में बिजली दरों को स्थिर करने और जनता के लिए सस्ती बिजली सुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। फडणवीस ने बताया कि इस मंजूरी के बाद महाडिस्कॉम अपने टैरिफ में कटौती कर सकेगी, जिससे आम जनता और उद्योगों को बिजली के बिलों में राहत मिलेगी। उन्होंने कहा कि ये निर्णय सरकार की जनता के प्रति संवेदनशीलता और सशक्त आर्थिक प्रबंधन का परिणाम है। आज मुझे ये बताते हुए बहुत खुशी है कि महाराष्ट्र की महावितरण कंपनी महाडिस्कॉम कंपनी जो महाराष्ट्र में पावर सप्लाई करती है, महाराष्ट्र के इतिहास में पहली बार इस कंपनी ने 2025 से लेकर 2030 तक जो टैरिफ पिटीशन मंजूर की है, उसके तहत बिजली के रेट ये हम कम करने जा रहे हैं। इसमें सबसे महत्वपूर्ण ये है, हमारे 70% ग्राहक जो हमारे रेसिडेंशियल ग्राहक है, इनका बिजली का बिल 26% से हम लोग कम कर रहे हैं। और ये इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि पिछले 20 साल का अगर हम ट्रेंड देखें तो हर साल 10% बढ़ने वाला बिजली का बिल अब 5 साल बढ़ेगा नहीं, उल्टा कम होगा और 26% कम होगा। और अगर हम देखें तो ये जो हमारे छोटे रेसिडेंशियल कंज्यूमर है, इनका आज पर यूनिट बिल आता है 8 रुपये 14 पैसे। अगर रेगुलरली वो बढ़ता तो वो होता 11 रुपये 32 पैसे, लेकिन अब 5 सालों में 8 रुपये 14 पैसे की जगह इनको 6 रुपया ही बिल आएगा। 26% इनका बिल कम हो रहा है। जो हमारे इंडस्ट्रियल ग्राहक है, इनका बिल आज 10 रुपये 88 पैसे प्रति यूनिट आता है, वो 2030 में 15 रुपये 77 पैसे प्रति यूनिट होता, लेकिन अब सीधा 10 रुपये 88 पैसों से 9 रुपये 97 पैसे, यानी अगले 5 साल उनका बिल बढ़ेगा नहीं तो कम होगा। जो कमर्शियल व्यावसायिक ग्राहक है, उनको 16 रुपये 97 पैसे देने पड़ते हैं प्रति यूनिट, और इनका प्रति यूनिट का बिल 2030 में होता 23 रुपये 91 पैसे, उसकी जगह वो 15 रुपये 87 पैसे होगा। यानी जो रेसिडेंशियल ग्राहक है उनको 26% का रिलीफ है, जो इंडस्ट्रियल ग्राहक है उनको 8% का रिलीफ है, और जो कमर्शियल ग्राहक है उनको 6% का रिलीफ है। और इसके साथ साथ डेटा सेंटर,
इसको भी हमने एक इंसेंटिव की स्कीम तैयार की है, जिसके तहत वो सारे इंसेंटिव अगर अवेल करते हैं तो मात्र 6 रुपए 60 पैसे में डेटा सेंटर को बिजली मिलेगी। इस प्रकार का भी प्रावधान किया हुआ है। और अब अगली खबर। मंत्री ऋषिकेश पटेल ने नल से जल योजना की शिकायतों पर दी सफाई, कहा राज्य सरकार पूरी तरह पारदर्शी। मंत्री ऋषिकेश पटेल ने नल से जल योजना को लेकर हाल ही में उठे मुद्दों पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि दोनों राज्य सरकारें पूरी पारदर्शिता के साथ काम कर रही है। उन्होंने बताया कि नल से जल योजना के तहत मिली शिकायतों को गंभीरता से लिया गया है और उन पर प्रारंभिक जांच भी की गई है। मंत्री पटेल ने कहा कि सरकार का उद्देश्य है कि इस योजना का लाभ सही तरीके से जनता तक पहुंचे और किसी भी प्रकार की लापरवाही या अनियमितता को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने जनता से अपील की कि वे किसी भी समस्या के बारे में संबंधित अधिकारियों को सूचित करें ताकि समय पर समाधान किया जा सके। आप नल से जल की बात कर रहे हो, जो रिसेंट इश्यू है इसकी बात है, उसमें तो राज्य सरकार और भूपेंद्र भाई सरकार बिल्कुल ट्रांसपेरेंट है। नल से जल में जो फरियादें मिली थी, जो कंप्लेंट्स मिली थी, वो कंप्लेंट्स को प्राथमिक तबके उसको जांच कराया गया और जांच में उसमें पता चला कि इसमें कुछ न कुछ गड़बड़ी है, कुछ न कुछ कंप्लेंट के तत्व हैं। तो वो पूरा तपास समिति का गठन किया गया। तपास समिति ने अपना रिपोर्ट दिया और अपने रिपोर्ट देने के बाद हमने तुरंत उसका FIR भी लॉन्च किया है, CID क्राइम को दिया है और साथ में 12 जितने अधिकारी उसमें शामिल थे, प्राथमिक तपास में जो लगे उसके अगेंस्ट FIR भी किया है, कितने अधिकारी उसका तबादला भी किया है और 112 जितनी एजेंसियां जो इस काम में लगी हुई थी वो सबको ब्लैक लिस्टेड भी किया है। ये सरकार कोई भी आदमी हो, पूरे घटनाक्रम में ये आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी साहब के दिल को छू लेने वाली योजना है। हर घर को पानी देने की योजना में कुछ भी गड़बड़ी हो वो किसी भी हाल में ये चल नहीं सकता। पब्लिक के परसेवे की जो ये इनकम है उसमें से जो खर्चा होता है, ये राज्य सरकार नल से जल हो या कोई भी योजना के अंदर कोई गड़बड़ी करेगा और अपने जेब में पैसे ले जाएगा, ये चलाने वाली नहीं है। और साथ में जितनी भी योजना चल रही है नल से जल की पूरे गुजरात में, उसका भी हम रिव्यू कर लेंगे। अब बढ़ते अगली खबर की ओर। आम आदमी पार्टी विधायक उमेश मकवाना ने सभी पदों से दिया इस्तीफा, बोले पार्टी अपने उद्देश्य से भटक रही है। आम आदमी पार्टी के विधायक उमेश मकवाना ने बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने कहा, जब मैंने भारतीय जनता पार्टी छोड़कर आम आदमी पार्टी ज्वाइन की थी तो मेरा उद्देश्य था कि मैं अपनी समुदाय की समस्याओं को प्रभावी रूप से उठाऊं, लेकिन अब मुझे लगता है कि हमारी पार्टी उस रास्ते से भटक रही है। उमेश मकवाना ने कहा कि इसी कारण उन्होंने विधानसभा में पार्टी के व्हिप, राष्ट्रीय संयुक्त सचिव समेत अपनी सभी पदों से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने ये संदेश पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अरविंद केजरीवाल को भी भेज दिया है। जब मैंने भारतीय जनता पार्टी छोड़ के आम आदमी पार्टी में आया था तो मेरी जो मंशा थी कि मैं आम आदमी पार्टी में आके मैं अपने समाज का मुद्दा उठाऊंगा, पछात समाज का मुद्दा उठाऊंगा। कहीं ना कहीं तौर पे ऐसा मेरे को लग रहा है कि भाई आम आदमी पार्टी उससे दूर होती जा रही है। पछात समाज का जो मुद्दा है वो उठाने में मतलब इतनी ताकत जोर से नहीं ले पा रही है आम आदमी पार्टी। इसलिए आज मैं सभी आम आदमी पार्टी के पदों से, विधानसभा के दंडक से, राष्ट्रीय जॉइंट सेक्रेटरी से, सभी पदों से मैं रिजिग्नेशन देता हूँ। मैंने अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अरविंद केजरीवाल को भी ये संदेश भेज दिया है और साथ ही मैं आज आपके मार्फत ये संदेश भी देना चाहता हूँ कि भाई गुजरात की राजनीति हो या देश की राजनीति हो, बाबा साहेब आम्बेडकर का फोटो लगाने से वो बाबा साहब का अगर हम विचारों अगर अपने दिल में न रखे तो फिर उसकी राजनीति ऐसे ही नहीं हम कैसे कर सके। आज आपने देखा होगा कि भाई हम गुजरात में 2 जगह विधानसभा लड़ रहे थे, कड़ी विधानसभा और एक दूसरी विसावदर विधानसभा। तो कड़ी में आपने देखा होगा हमारा कैंडिडेट 10 लाख की लोन लेके वो उम्मीदवार चुनाव लड़ रहा है, अकेला लड़ रहा है, कोई उसके साथ नहीं है। हालांकि वो दलित समाज का था। दूसरी जगह पाटीदार समाज का आम आदमी पार्टी का एक नेता लड़ रहा था, गोपाल इटालिया। तो पूरी हमारी आम आदमी पार्टी की पूरी प्रदेश की टीम, राष्ट्रीय टीम वहां लगी हुई थी। रिसोर्सेज करोड़ों रुपया वहां डाल दिया। आज वो हमारा कड़ी का जो उम्मीदवार है आज वो बेचारा हार गया।
लेकिन आज उसके पास वो जो लोन लेने का पैसा कहाँ से लौटाएगा वो 10 लाख रुपया? क्या उसका मतलब वो क्या है? वो गरीब था, दलित था, इसलिए आम आदमी पार्टी ने उसको अपने तौरों पे छोड़ दिया। वो विसावदर में वो पाटीदार नेता था, स्वर्ण ज्ञाति से था, तो पूरी पार्टी ने जोर लगाया, जिता दिया। तो ऐसा तो भेदभाव नहीं चलेगा। इसलिए सभी पदों से मैं आज आम आदमी पार्टी के इस्तीफा दे रहा हूँ और साथ ही आगामी समय में मैं गुजरात के जितने भी हमारे पछात समाज के बड़े नेता है तो वो उसके साथ हमारी टूंक समय में मीटिंग है। जो भी विचार करेंगे आम आदमी पार्टी से, मतलब अभी तो मैंने भी इस्तीफा दे दिया है, लेकिन जो भी आगे की रणनीति रहेगी मैं आपको बताने जा रहा हूँ। आइए बढ़ते अब अगली खबर की तरफ। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता का संदेश सामने आया जब वो कह रही है कि देशभक्ति की भावना दिल दिमाग से होकर नसों में दौड़े। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा, जो कुछ आपके मन में हो और आपके दिल में, वो आपके नसों में भी दौड़ना चाहिए। जैसे हमारे भारतीय सशस्त्र बलों में देश के लिए जान देने का जुनून होता है। आइए हम अपने देश के जवानों और दिल्ली पुलिस के बहादुर सदस्यों के लिए जोरदार तालियां बजाएं। मुख्यमंत्री ने आगे कहा, देश के लिए बलिदान करने का जुनून ना होता तो कोई भी कठोर ठंडे पहाड़ों में, तपती रेगिस्तान में या निर्जन टिलों पर दिन रात महीनों तक राइफल थामकर सीमाओं की रक्षा नहीं कर सकता था। जो आपके दिलो दिमाग पे होने चाहिए वो आपकी रगों में होने चाहिए, जैसे देश पे मर मिटने का नशा जो हमारी भारत की सेनाओं में है। एक बार जोरदार तालियां देश की सेनाओं के लिए और हमारी दिल्ली पुलिस के साथियों के लिए। यदि ये देश पे मर मिटने का नशा ना हो तो बर्फीले पहाड़ों में खड़े होना संभव नहीं, तपते रेगिस्तानों में खड़े होना संभव नहीं और बंजर टीलों पे दिनों दिन महीनों तक खड़े हो करके अपनी राइफल को हाथ में लिए सीमाओं की सुरक्षा करना संभव नहीं। नशा होना चाहिए समाज के लिए बेहतर काम करने का, जैसे हमारे विधायक जी में है, जैसा हमारा सांसद जी में है, जैसा मंत्री जी में है। ये नशा अच्छा है जो आपको पुकार पुकार के कहता है कि मुझे देश के लिए कुछ करना है, समाज के लिए कुछ करना है। हमारे यहाँ पर हमारी यूनिवर्सिटी के वीसी महोदय भी बैठे हैं, महेश वर्मा जी इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी से और रंजना झा जी आईजी यूनिवर्सिटी से। नशा होना चाहिए बच्चों को बेहतर भविष्य देने का, कि कोई बच्चा किसी बुरी लत में न पड़े और उनको आगे बढ़ने के लिए प्रशस्त रास्ते मिले। ये नशा हमारे अंदर होना चाहिए। वो नशा नहीं होना चाहिए जो आपके शरीर को खराब कर दे, आपके परिवार को खराब कर दे और पूरे के पूरे शहर को तबाह कर दे। मैंने देखा कई बार हम झुग्गियों में जाते हैं तो माँ रोती बिलखती मिलती है कि मेरे बच्चे को बचा लो, उसे नशे की आदत लग गई है और इतनी बुरी आदत लग गई है कि उसे अच्छे बुरे का ज्ञान नहीं रहा। उसके लिए क्या सही है क्या गलत है उसे मालूम नहीं है। यहाँ तक कि वो नशा करने के लिए घर के बर्तन बांडे भी बेच बेच के आता है, मेरे घर को बचा लो। जब कोई माँ ऐसे रोते बिलखते दिखती है अपने बच्चे के लिए, अपने बेटे के लिए, अपनी बेटी के लिए जो नशे की लिप्त में है, तो दिल में दर्द होता है, तकलीफ होती है और दिल करता है कि इसे बचाना चाहिए। आप लोगों को ऐसा लगता है कि उसे बचाना चाहिए? लगता है आप लोगों को? तो मदद करोगे इस समाज को बचाने के लिए? आपके आसपास यदि कोई नशा लेता हुआ व्यक्ति दिखता है या कोई नशा बेचता हुआ व्यक्ति दिखता है तो मदद करोगे? एक नंबर बताती हूं, 1933। मैंने क्या बोला? ये नंबर है। अगर आपको आपके आसपास कहीं भी कुछ गलत होता हुआ दिखाई दे, कोई व्यक्ति नशा लेता हुआ दिखाई दे,
कोई व्यक्ति नशा बेचता हुआ दिखाई दे, आप इस नंबर पे फोन करोगे तो सीधा देवेश जी के पास पहुंच जाएगा। और अब अगली खबर। ट्रंप की सोच रियल एस्टेट बिल्डर जैसी, भारत पाकिस्तान संघर्ष पर पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति के दावे पर बोले आरजेडी सांसद मनोज झा। आरजेडी के राज्यसभा सांसद मनोज झा ने पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के उस दावे पर तीखी प्रतिक्रिया दी जिसमें ट्रंप ने कहा था कि उन्होंने भारत और पाकिस्तान के बीच सैन्य संघर्ष को रोका था। मनोज झा ने कहा कि ट्रंप ने कम से कम 18 बार ये दावा किया है कि उन्होंने भारत पाकिस्तान का युद्ध रुकवा दिया। उनकी मानसिकता एक रियल एस्टेट बिल्डर जैसी है और उनकी भाषा भी बिल्कुल वैसी ही है। में उन व्यक्ति की पूरी जो सोच है ना, बिल्डर हैं, रियल एस्टेट बिल्डिंग बनाते हैं, डील करते हैं और पूरी जुबान उसी तरह की है। अभी हाल में परसों आपने देखा होगा एक गंभीर सवाल पे जिस 4 लेटर वर्ड का उन्होंने इस्तेमाल किया, मुझे नहीं स्मरण है इससे पूर्व किसी अमेरिकी राष्ट्रपति ने किया होगा। लेकिन कायदे से ये सवाल हमारी इस्टेब्लिशमेंट को जाना चाहिए और इसलिए मैं बार बार कह रहा हूँ कि ये जो ब्यूरोक्रेसी से कहलवाने की कोशिश होती है उसको दरकिनार करिए, संसद का विशेष सत्र बुलाइए, अभी भी मैं कह रहा हूँ, और पूरी संसद प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हर पहलू पर बात करके संदेश दे अमेरिकन राष्ट्रपति को कि आप हिंदुस्तान को समझते नहीं हैं, हमारे मिजाज को जानते नहीं हैं, भूखे रह लेंगे, ट्रेड की धमकी के आधार पर अपने मिजाज के साथ समझौता नहीं करेंगे। नहीं, वो जोड़ने का काम आप लोगों ने किया है। मीडिया को बड़ी फुर्सत रहती है, मैं कभी नहीं देखता हूं कि भूखमरी, गरीबी, बदहाल स्वास्थ्य व्यवस्था की इतनी चिंता जितना शशि थरूर जी चिड़िया लगा करके क्या कह रहे हैं। मूलतः महत्वपूर्ण ये है, आज हमारे युवाओं का एक बड़ा वर्ग, बहुत बड़ी आबादी जेल में क्यों? कल आपातकाल 50 वर्ष, और मैंने एक लेख लिखा कि रामनाथ गोयन का अगर आज के संपादकों और मीडिया हाउसेस को चिट्ठी लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? अगर वो काला दौर था तो ये कम कलुषित नहीं है। आईना सामने रखना चाहिए। उस संदर्भ में व्यक्ति की आलोचना देश की आलोचना नहीं होती है, सरकार की आलोचना देश की आलोचना नहीं होती है, क्योंकि सरकार देश नहीं है, व्यक्ति विशेष चाहे किसी पद पे हो वो देश नहीं है। ये फर्क जो लोग बिसरा चुके हैं, उनका स्वास्थ्य उनको मुबारक। और अब अगली खबर। दिल्ली अस्पताल में यौन शोषण मामले पर सोमनाथ भारती का आरोप, भाजपा के शासन में महिला अस्पतालों में भी सुरक्षित नहीं। दिल्ली के एक सरकारी अस्पताल में महिला मरीज के साथ हुए कथित यौन शोषण मामले को लेकर आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता सोमनाथ भारती ने भाजपा सरकार पर सीधा हमला बोला है। उन्होंने कहा, भाजपा के शासन में महिलाएं दिल्ली के अस्पतालों में भी सुरक्षित नहीं है। 2013 में भी इसी तरह की एक घटना हुई थी। कांग्रेस और भाजपा दोनों के नेतृत्व में अस्पतालों के इस प्रकार की घटनाएं होती रहती है। ये पूरी तरह से कुप्रशासन का उदाहरण है। अस्पताल में जिस तरह से एक महिला के साथ रेप होता है और उसकी हत्या कर दी जाती है, किस तरह से आप देखते हैं इस पूरे प्रकरण? देखिए, इससे ज़्यादा प्रमाण आपको नहीं मिल सकता कि भाजपा के शासनकाल में 4 इंजन की सरकार होने के बावजूद दिल्ली की सड़क तो छोड़ दीजिए, अब दिल्ली का अस्पताल भी इतना असुरक्षित हो गया है। मतलब बदमाशों की पराकाष्ठा देखिए कि अस्पताल के अंदर महिला का बलात्कार होता है, फिर उनकी हत्या की जाती है। ऐसा एक इंसिडेंट सेम अस्पताल में, जग प्रवेश चंद्र अस्पताल में 2013 का है, जहां बलात्कार तो होता है, हत्या नहीं होती। तो कांग्रेस और भाजपा की सिमिलरिटी देखिए, क्या जमाना कांग्रेस का रहा हो या भाजपा का रहा हो, दोनों के शासनकाल में अस्पताल असुरक्षित जगह हो गया है। अब महिलाएं जाएं तो जाएं कहाँ? क्या सीसीटीवी कैमरा वहाँ नहीं काम कर रहा था? क्या वहाँ इनसिक्योरिटी इस हद तक की थी कि वहाँ बदमाश अपनी बदमाशी महिला के विरोध में अस्पताल के अंदर घुस के कर सकता है? इससे ज़्यादा घटिया बात, इससे ज़्यादा मिस गवर्नेंस क्या हो सकता है? तो आज भाजपा को इस्तीफा देना चाहिए इस बात पे कि एक महिला अस्पताल में सुरक्षित नहीं रह सकती। और अब अगली खबर।
शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कई मुद्दों पर सरकार को घेरा। शिवसेना बाला साहेब ठाकरे के प्रमुख उद्धव ठाकरे ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया, जिसमें उन्होंने राज्य और केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोला। इस दौरान ठाकरे ने कानून व्यवस्था, महंगाई, किसानों की समस्याओं और लोकतंत्र की स्थिति को लेकर अपनी बात रखी। ठाकरे ने कहा, देश में लोकतंत्र को कमजोर किया जा रहा है। जो सरकार की आलोचना करता है उसे निशाना बनाया जाता है। दीपकजींनी आता आंदोलनाचं स्वरूप सांगितलं, ही आंदोलनाची सुरुवात असेल, कारण 2च आंदोलनं करून हे आंदोलन काय थांबणार नाही। हे आंदोलन पुढे जोपर्यंत ही सक्ती मागे घेतली जाणार नाही तोपर्यंत चालू राहील। तसं पाहिलं तर मुळामध्ये हा विषय 5 मिनिटांमध्ये संपण्यासारखा आहे। मुख्यमंत्र्यांनी जर का जाहीर केलं की मी माझ्या राज्यामध्ये हिंदीची सक्ती करणार नाही, होऊ देणार नाही, त्याच्यासाठी सादरीकरण करण्याची काही गरज नाहीये। आणि हे दळण कशासाठी दळताय, म्हणजे परत तुम्ही जी काय म्हणजे भाजपने जी काही घोषणा केली होती, बटेंगे तो कटेंगे, म्हणजे आता बाटेंगे आणि काटेंगे असं त्यांचं एक धोरण दिसतंय की जी काही चांगली एकजिन्सीपणा या सर्व इतर भाषिक आणि मराठी भाषिकांमध्ये राज्यात आणि मुंबईमध्ये आहे, त्याच्यात कुठेतरी मिठाचा नाही तर विषाचा खडा हे टाकतायत। हा माझा स्पष्ट आरोप नाही तर माझा समज आहे की हे चांगलं सगळं चाललंय, त्याच्यामध्ये हा विषाचा खडा टाकतायत। कारण हिंदी भाषेला विरोध आम्ही केलेला नाही, पण हिंदी सक्तीला विरोध आमचा आहे आणि तो राहणार। कारण हिंदीला जर का विरोध असता तर हिंदी चित्रपटसृष्टी ही जर का मी चुकत नसेल तर तसं पाहिलं तर मुंबईतच जन्मली असेल। पण एक नक्की की या हिंदी चित्रपटसृष्टीला जे काही जोपासलं, तिचं पालन पोषण केलं, हे मुंबईने केलं, महाराष्ट्राने केलं। अनेक मग अगदी अमिताभजी असतील, हिंदी कलाकार असतील, गायक असतील, संगीतकार असतील, हे मुंबईमध्ये आले आणि मोठे झाले। महाराष्ट्रामध्ये सुद्धा हिंदी चित्रपट हे तुफान चालतात, लोकप्रिय होतात। हिंदी सिने तारका या सुद्धा इकडे लोकप्रियता कमवतात। म्हणजे एकूण आम्हाला हिंदीचा वावडा नाहीये, पण हिंदी सक्तीची याचा अर्थ तुमचा जो एक छुपा एजेंडा आहे की कालांतराने ते त्यांच्या आधी होतं, एक निशान, एक प्रधान, एक विधान, म्हणजे मीच, हा जो त्यांचा आहे। आणि नड्डा जे बोलले होते की कालांतराने देशामध्ये एकच पक्ष राहील, म्हणजे हे सगळं एकाधिकारशाहीकडे यांचं ही वाटचाल सुरू आहे। कालच त्यांनी आणीबाणीला झालेल्या 50 वर्षाचा उल्लेख केला। आता ही भाषिक आणीबाणी ते लागतायत, ही भाषिक आणीबाणी आहे आणि त्याचा विरोध हा आम्ही तर करणार आहोत। पण विशेष म्हणजे शिवसेनेतले गद्दार जे जिकडे मिंदेपणाने राहतायत त्यांना सुद्धा आता बाळासाहेबांचे विचार काय आहेत हे मराठीतून पुन्हा सांगण्याची वेळ आलेली आहे। और अब अगली खबर, बोनालू महोत्सव की भव्य शुरुआत हो चुकी है। श्रद्धालुओं ने परंपरागत भेंटों के साथ किए दर्शन। हैदराबाद में आस्था और परंपरा के रंगों से सराबोर बोनालू महोत्सव की भव्य शुरुआत हुई। तेलंगाना के विभिन्न हिस्सों में श्रद्धालु पारंपरिक वेशभूषा में मंदिरों में उमड़े और देवी महाकाली को चढ़ावे अर्पित किए। श्रद्धालुओं ने पारंपरिक बोनम यानी कि चावल, दही, गुड़ से भरा कांसे का बर्तन देवी को अर्पित किया। इस अवसर पर रंग बिरंगी झांकियां, ढोल नगाड़ों के साथ शोभा यात्राएं और लोक सांस्कृतिक प्रस्तुतियां देखने को मिली। बोनालू महोत्सव विशेषकर महिला श्रद्धालुओं की भक्ति और उत्साह का प्रतीक माना जाता है। यह त्योहार जुलाई महीने के आरंभ में मनाया जाता है और मुख्य देवी महाकाली की आराधना के लिए प्रसिद्ध है।
अगली खबर, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव का बयान, आपातकाल की 50वीं बरसी को संविधान हत्या दिवस के रूप में मनाया, लोकतंत्र सेनानियों को किया सम्मानित। भोपाल में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा कि देश में आपातकाल की 50वीं बरसी को संविधान हत्या दिवस के रूप में मनाया गया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री निवास पर एक विशेष कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें लोकतंत्र सेनानियों को सम्मानित किया गया। मुख्यमंत्री ने कहा, हमने लोकतंत्र सेनानियों को सरकारी योजनाओं का लाभ देने की घोषणा भी की, ताकि उनका योगदान और संघर्ष नई पीढ़ियों के लिए प्रेरणा बने। लोकतंत्र सेनानियों का पूरे प्रदेश स्तर के सारे सेनानियों का यहाँ सीएम हाउस में एक कार्यक्रम संपन्न हुआ, जिसके माध्यम से हमने 50 साल जो आपातकाल का कला समय था, खास करके। बढ़ते अगली खबर की तरफ, ड्रग्स से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में अकाली दल नेता विक्रम सिंह मझाटिया 7 दिन की पुलिस हिरासत में, 2 जुलाई को दोबारा कोर्ट में पेश। शिरोमणि अकाली दल के वरिष्ठ नेता विक्रम सिंह मझाटिया को ड्रग्स से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में अदालत ने 7 दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया है। उन्हें अब 2 जुलाई को दोबारा कोर्ट में पेश किया जाएगा। सरकारी वकील ने कोर्ट में कहा कि विक्रम सिंह मझाटिया की 540 करोड़ की आय का कोई स्पष्ट विवरण नहीं है। जब उनसे इस बारे में पूछा गया तो वे इसका कोई संतोषजनक जवाब नहीं दे पाए। दौरान कुछ ਇਹੋ ਜਿਹੇ अनडिस्क्लोज इनकम ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਆਈਆਂ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਪੈਸਿਆਂ ਦਾ ਹੇਰ-ਫੇਰ ਸੀਗਾ 500 ਜਿਹੜਾ ਕਿ 540 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਸੀ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕੰਪਨੀ ਹੈ SIL ਕੰਪਨੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਵਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਜਿਹੜੇ ਅਕਿਊਜ਼ ਨੇ, ਇਹ 2007 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੱਕ ਇਸ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸੀਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਫੈਮਿਲੀ ਮੈਂਬਰ ਸੀਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਫੈਮਿਲੀ ਮੈਂਬਰ ਸਾਰੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸ਼ੇਅਰ ਹੋਲਡਰ ਨੇ, ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੀ ਘਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੰਪਨੀ ਸੀਗੀ ਗੋਰਖਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ यूपी ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਜਿਹੜੀ ਜਦੋਂ ਇਹ ਮਿਨਿਸਟਰ ਬਣ ਜਾਂਦੇ, MLA ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਮਾਰਚ 2007 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਉਸ ਕੰਪਨੀ ਤੋਂ ਤਾਂ ਰਿਜ਼ਾਈਨ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਬਟ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਫੈਮਿਲੀ ਮੈਂਬਰਸ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਸ਼ੇਅਰ ਹੋਲਡਰ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਖੁਦ ਉਸ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 11% ਦੇ ਸਿੱਧੇ ਸ਼ੇਅਰ ਹੋਲਡਰ ਨੇ, ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ HUF ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਵੀ ਇਹ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 20% ਦੇ ਸ਼ੇਅਰ ਹੋਲਡਰ ਨੇ ਉਸ ਕੰਪਨੀ 'ਚ। ਉਸ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੈਸ਼ ਡਿਪੋਜ਼ਿਟ ਦੇ ਰਜਿਸਟਰ ਚੈੱਕ ਕਰੇ ਗਏ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬੈਂਕ ਅਕਾਊਂਟ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਚੈੱਕ ਕਰੀ ਗਈਆਂ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਆਇਆ 161 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਆਇਆ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ 286 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕੈਸ਼ ਡਿਪੋਜ਼ਿਟ ਹੋਏ ਨੇ ਬੈਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜੇ ਖਾਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ 125 ਕਰੋੜ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਹੀ। ਤਾਂ 161 ਕਰੋੜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਸ਼ੂ ਹੈ, 161 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਅਨਐਕਸਪਲੇਨਡ ਇਨਕਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿੱਥੇ ਦੱਸੀ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਹੇਰਫੇਰ ਹੋਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਿੱਥੋਂ ਦੀ ਆਏ ਨੇ ਉਹ ਪੈਸੇ, ਕਿੱਥੇ ਡਿਸਕਲੋਜ਼ ਨਹੀਂ ਸਾਰੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕਿੱਥੇ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੈਕਿੰਡ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੈਕਿੰਡ ਟਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਮਿਨਿਸਟਰ ਬਣਦੇ ਨੇ 2012, 13, 13, 14 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਸੀਗੀ ਸੇਮ ਇਹੀ ਕੰਪਨੀ, ਇਸੇ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 13 ਜਿਹੜੇ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਸ਼ੋ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਵੀ ਉਸ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜੋ ਵੀ ਪੈਸੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋਏ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਕੈਸ਼ ਹੋਏ ਨੇ ਚਾਹੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹ 1106 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸ਼ੋ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਬੈਂਕਾਂ ਨਾਲ ਮੈਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹ 1342 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਨਿਕਲਿਆ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ 236 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੇਰਫੇਰ ਸੀਗੀ। 236 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਇਸ ਜਿਹੜੇ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੱਥੋਂ ਉਹ 236 ਕਰੋੜ ਆਏ? 161 ਪਹਿਲਾਂ ਹੋ ਗਏ, 236 ਕਰੋੜ ਹੁਣ ਹੋ ਗਏ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੀਸਰੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ, ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਫੋਰਨ ਤੋਂ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਈਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਟੋਟਲ ਜਿਹੜੀ ਅਮਾਊਂਟ ਹੈਗੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ 141 ਕਰੋੜ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਪੂਰਾ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਕੰਪਨੀਜ਼ ਨੇ ਸਾਈਪ੍ਰਸ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਟੈਕਸ 7 ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਟੈਕਸ 7 ਪਲੱਸ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਹਵਾਲਾ ਦਾ ਪੈਸਾ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਘੁੰਮਣਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਈਪ੍ਰਸ ਪੂਰੇ ਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੇਮਸ ਹੈ ਵੀ ਸਾਈਪ੍ਰਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੰਪਨੀਜ਼ ਨੇ ਕਿ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਡੀਲਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪ੍ਰੋਪਰ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਉੱਥੋਂ ਇੱਕ ਕੰਪਨੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ 35 ਕਰੋੜ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰ ਪਰਚੇਜ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਉਹੀ ਕੰਪਨੀ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਇਹ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕੰਪਨੀ 35 ਕਰੋੜ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ 3.5 ਕਰੋੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਹ ਕੰਪਨੀ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜੀ SIL ਹੈ ਕੰਪਨੀ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਡਿਸਪਾਈਟ ਉਹਦੇ ਉਹ ਕੰਪਨੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ 90% ਲਾਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ੇਅਰ ਸੇਲ ਕਰਕੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਹੀ ਕੰਪਨੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇੱਕ ਕਲੀਅਰ ਵਾਟਰ ਕੈਪੀਟਲ ਪਾਰਟਨਰਸ ਇੰਡੀਆ ਲਿਮਿਟਿਡ ਹੈ, ਇਹੀ ਸਰਾਇਆ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ 90 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਲੋਨ ਦਿੰਦੀ ਹੈ 2007-8-9 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹਦਾ ਕਿ ਵਿਆਜ ਅਗਲੇ 7 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਰਾਊਂਡ 44 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਉਹਦਾ ਵਿਆਜ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਟੋਟਲ ਅਮਾਊਂਟ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ 134 ਕਰੋੜ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਅਮਾਊਂਟ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਕੰਪਨੀ ਸਰਾਇਆ ਇੰਡਸਟਰੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਉਸ ਪੀਰੀਅਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ 51 ਕਰੋੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਟਲ ਕਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਲੋਨ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਟੋਟਲ 134 ਕਰੋੜ ਦਾ, ਕੰਪਨੀ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤੇ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਕਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ 51 ਕਰੋੜ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਅਰਾਊਂਡ ਇੱਥੇ 80 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੇਰਫੇਰ ਹੈ ਉਹ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਪ੍ਰੂਵ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਐਵੇਂ ਬਾਹਰ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਕੰਪਨੀ ਸੀਗੀ ਜ਼ੈਂਟੋਲਰ ਹੋਲਡਿੰਗ ਲਿਮਟਿਡ ਹੈ, ਸਾਈਪਰਸ ਦੀ ਹੀ ਕੰਪਨੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸਿੰਡੀਕੇਟਮ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹ ਕੰਪਨੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ 22.86 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਲੋਨ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਕੁਝ ਟਾਈਮ ਬਾਅਦ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸ਼ੇਅਰ ਵੇਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ 0 ਕਰੋੜ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮਤਲਬ ਫ੍ਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਦੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ 22.86 ਕਰੋੜ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੇਅਰ ਨੇ ਉਹ ਫ੍ਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਰੀਜ਼ਨ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕਿਉਂ ਉਹ ਕੰਪਨੀ ਦੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਾਈਪਰਸ ਦੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ। ਸਾਈਪਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਆ ਸਾਰੇ ਪੈਸੇ ਹੇਰਫੇਰੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕੰਪਨੀ ਹੈ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਦੀ, ਉਹ ਵੀ 4.25 ਕਰੋੜ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋਨ ਦਿੰਦੀ ਆ, ਬਟ ਅੱਜ ਤੱਕ ਉਹ ਕਦੇ ਵਾਪਸ ਲੋਨ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂ ਲੋਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਕਿਸ ਪਰਪਸ ਲਈ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਵਾਪਸ ਦਿੱਤਾ, ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਰੀਜ਼ਨ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਫਿਰ ਇਹ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਐਸੈਟਸ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਐਸੈਟਸ ਵਗੈਰਾ ਚੈੱਕ ਕਰੇ ਗਏ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਰਿਟਰਨ ਤੋਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਐਫੀਡੇਵਿਟਸ ਤੋਂ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਇਹ 2007 ਤੋਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਐਫੀਡੇਵਿਟਸ ਦੇਖੇ ਗਏ ਤੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਤੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਾਈਫ ਦੇ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਟੋਟਲ ਇਨਕਮ ਬਣਦੀ ਸੀ ਉਹ ਬਣਦੀ ਸੀ 81 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਜਿਹੜੀ ਟੋਟਲ ਇਨਕਮ ਬਣਦੀ ਸੀਗੀ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਰਚੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਐਜ਼ ਪਰ ਕ੍ਰਾਈਟੇਰੀਆ ਪਲੱਸ ਸਾਰਾ ਜੋ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਰਚੇ ਸਟੇਟਮੈਂਟਾਂ ਤੋਂ ਆਏ ਨੇ ਸਭ ਕੁਝ ਉਹ ਕੰਸੀਡਰ ਕਰਕੇ 18 ਲੱਖ ਦੇ ਖਰਚੇ ਸੀ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਐਸੈਟ ਬਚਦੇ ਨੇ ਉਹ ਅਰਾਊਂਡ ਬਚਦੇ ਨੇ 62-63 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ। ਜਦੋਂ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਐਸੈਟਸ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਐਕਚੁਅਲ ਐਸੈਟਸ ਨੇ ਉਹ 1 ਕਰੋੜ 10 ਲੱਖ ਦੇ ਐਸੈਟਸ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ 47 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਹੇਰਫੇਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਹਜੇ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਡਿਸਕਲੋਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੜੀ ਸ਼ੌਕਿੰਗ ਚੀਜ਼ ਹੈ, 2011-12 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਾਈਫ ਹੈ ਗਨੀਮ ਕੌਰ ਮਜੀਠੀਆ MLA ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਉਹ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਿਟਰਨ ਵਗੈਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਪਨੀ ਵਗੈਰਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਬਿਜ਼ਨਸ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ, ਸਿਰਫ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਤੋਂ ਇਨਕਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। 2012-13 ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਈਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਇੱਕ ਕੋਈ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਮੈਂਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ITR ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਬਿਜ਼ਨਸ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰੋਪਰਾਈਟਰ ਕੈਪੀਟਲ ਸ਼ੋਅ ਕਰਦੇ ਨੇ 1 ਕਰੋੜ 57 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪ੍ਰੋਪਰਾਈਟਰ ਕੈਪੀਟਲ ਸ਼ੋਅ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 56 ਲੱਖ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਰਿਮੇਨਿੰਗ ਬਚਦਾ ਹੈ ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ, ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਉਹੀ ਜੀ ਕੋਈ ਕੰਪਨੀ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਟੋਟਲ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਜਦੋਂ ਟੋਟਲ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਅਰਾਊਂਡ 540 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਿਹੜੇ ਬਣਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਇਨਕਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਅਨਡਿਸਕਲੋਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਵਗੈਰਾ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਨੇ, ਕਿਵੇਂ ਗਏ ਨੇ, ਕੀਤੇ ਆ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਹਜੇ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਦੱਸੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਰਿਮਾਂਡ ਮੰਗਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਫੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਫੈਂਡ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਬਟ ਕੋਰਟ ਨੇ ਫਿਰ ਵੀ 7 ਦਿਨ ਦਾ ਰਿਮਾਂਡ ਦਿੱਤਾ, 2 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੜਾ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਇੱਕ ਇਨਫਲੂਐਂਸ ਜਿਹੜਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਥ੍ਰੈਟ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਕੱਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਦੋਂ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੀ ਟੀਮ, ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਟਿੰਗ ਟੀਮ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਜਾਂਦੀ ਆ ਤਾਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹ ਥ੍ਰੈਟ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਟਿੰਗ ਟੀਮ ਨੂੰ DSP ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਉੱਥੇ ਗਏ ਹੋਏ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਥ੍ਰੈਟ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਸਾਰੇ ਰਸਤੇ ਵੀ ਆਂਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥ੍ਰੈਟ ਕਰਦੇ ਆਏ ਨੇ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਹਜੇ ਇਹ 1.5 ਸਾਲ ਪਿਆ, 1.5 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਦੇਖ ਲਾਂਗੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਨੌਕਰੀ ਦੇਖ ਲਾਂਗੇ। ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਓਨਰੇਬਲ CM ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਓਪਨਲੀ ਥ੍ਰੈਟ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਕੋਰਟ ਦੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਇਆ ਗਿਆ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 7 ਦਿਨ ਦਾ ਰਿਮਾਂਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ 2 ਜੁਲਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਲੀ ਤਰੀਕ ਮੰਗਿਆ ਕਿੰਨਾ ਸੀ ਰਿਮਾਂਡ ਮਿਲਿਆ ਕਿ ਮੰਗਿਆ ਕਿੰਨਾ ਸੀ? ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ, ਇਹ LDPS ਦਾ ਪਰਚਾ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਆਮਦਨ ਤੋਂ ਵੱਧ। आइए बढ़ते अब अगली खबर की तरफ। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान का बड़ा बयान, विकसित कृषि संकल्प अभियान के तहत वैज्ञानिकों और किसानों को जोड़ने की मुहिम जारी। इंदौर में केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इंदौर में एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम के दौरान कहा कि कृषि मंत्रालय की पूरी टीम इंदौर में मौजूद है। इसमें देश के श्रेष्ठ वैज्ञानिक, किसान, कृषि मंत्री, कृषि विज्ञान केंद्रों के प्रतिनिधि और केंद्र सरकार के अधिकारी शामिल हैं। उन्होंने बताया कि हाल ही में विकसित कृषि संकल्प अभियान की शुरुआत की गई है, जिसका उद्देश्य प्रयोगशालाओं में हुए शोध और तकनीकों को सीधे किसानों तक पहुंचाना है। अब देखते अगली खबर। जगन्नाथ रथ यात्रा की तैयारियां जोरों शोरों पर है और भक्तों और इस्कॉन सदस्यों ने गुड़ीचा मंदिर को किया सजाने का कार्य शुरू।
जगन्नाथ रथ यात्रा को लेकर तैयारियां पूरे उत्साह के साथ चल रही है। भक्तों और इस्कॉन के सदस्यों ने गुंडीचा मंदिर की सफाई और सजावट का कार्य शुरू कर दिया है। मंदिर परिसर में भक्ति भाव, रंग बिरंगी सजावट और सेवा कार्यों का अद्भुत समन्वय देखने को मिल रहा है। एक भक्त ने कहा, हम पूरे हर्षोल्लास के साथ नृत्य करेंगे और भगवान जगन्नाथ को प्रसन्न करने की पूरी कोशिश करेंगे, क्योंकि हम इस पल का पूरे साल से इंतजार करते हैं। रथ यात्रा के दौरान भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा की मूर्तियों को भव्य रथों में विराजमान कर गुंडीचा मंदिर तक ले जाया जाएगा। बिल्कुल सेम कॉपी पेस्ट, झूमेंगे, नाचेंगे और गाएंगे और जगन्नाथ जी को रिझाने का प्रयास करेंगे, क्योंकि इस पल के लिए हम पूरे साल भर इंतजार करते हैं। सिर्फ मैं नहीं, पूरे विश्व भर में हर कोई सनातनी हो, चाहे कोई भी हो, एक्चुअली जगत के नाथ हैं ये, भगवान सबके हैं। जैसे सूर्य सबके ऊपर अपनी प्रकाश दृष्टि दर्शाता है, उसी प्रकार जगन्नाथ जी सबके ऊपर अपनी कृपा करते हैं। तो हम पूरे साल भर इंतजार करते हैं, क्योंकि कुछ लोग मंदिर के अंदर नहीं जा सकते हैं, ओनली सनातनीज आर अलाउड, है ना। जो विदेशी हैं, जो सनातन धर्म के अलग धर्म के हैं, वो मंदिर के अंदर नहीं जा सकते हैं। तो भगवान अपने रथ पर बैठते हैं और उनके ऊपर भी अपनी कृपा दर्शाते हैं। धाम का स्थान कोई नहीं ले सकता है। आप जितने मर्जी धाम बना लीजिएगा, लेकिन केवल किसी के भी धाम बनाने से वो स्थान धाम नहीं बनता है। धाम वो है जो हमारे शास्त्रों में वर्णन है। देखिए, 4 युग होते हैं और 4 युग में 4 धाम है। सतयुग में बद्री नारायण जो बद्रीनाथ धाम है वो धाम है। त्रेता युग में रामेश्वरम धाम है। द्वापर युग आया, द्वापर युग में गुजरात में जो द्वारकाधीश है वो द्वारका धाम है। कलयुग में ये हमारे पुराणों में वर्णन है, जो धाम है, जो सबसे श्रेष्ठ, सर्वप्रथम, जो सबसे इष्ट देवी भगवान का अगर कोई होना चाहिए तो वो है जगन्नाथपुरी धाम। तो कलयुग के एक ही इष्ट देव है। एक्चुअली मार्केट में बहुत सारे भगवान घूम रहे हैं, हम भी भगवान, वो भी भगवान, ये भी भगवान, वो भी भगवान, हमारे गुरुजी भगवान। कलयुग के केवल एक भगवान है, नाम है जगन्नाथ। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक पूर्ण पुरुषोत्तम जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवत्तुमे। भगवान जगन्नाथ जी की कृपा है, वो हर साल रथ यात्रा के लिए बुलाते हैं, तो हर साल यहाँ पर आते हैं। खूब आनंद का उत्सव है ये। जगन्नाथ जी अपने मंदिर से, श्री मंदिर से बाहर निकलते हैं, सभी भक्तों को दर्शन देते हैं। कई भक्त लोग जो अंदर जाकर के दर्शन नहीं कर सकते हैं, जगन्नाथ जी की विशेष कृपा होती है उन सभी के ऊपर, ये अपनी कृपा दृष्टि सभी पर डालते हैं। देखिए, भगवान को जो भोग लगता है महाप्रसाद, वो केवल जगन्नाथपुरी का महात्म है। जो जगन्नाथपुरी धाम को ही पुरुषोत्तम धाम कहा गया है। आप इसका रेप्लिका कहीं पर भी बनाओ, वो कभी भी ओरिजिनल नहीं माना जाएगा। जो जगन्नाथपुरी की जो विशेषता है, पुरुषोत्तम धाम जिसको बोला जाता है, नीलाचल धाम जिसको बोला जाता है, वो केवल यहीं पर है और यही है। सबसे सर्वश्रेष्ठ धाम है, सबसे ऊंचा धाम है, इस कलयुग का धाम बोलते हैं जिसको, वो है जगन्नाथपुरी धाम। तो इसका महाप्रसाद जो है, उसका महात्म यहीं पर रहेगा, उसका महात्म और कोई चुरा नहीं सकता है। जो इसका कॉपी करता है, चोरी करता है या डुप्लीकेट कुछ भी करता है, वो गलत है, वो गलत प्रचार हो रहा है। इसके ऊपर हम सभी हिंदुओं को, सनातन धर्म के जितने भी लोग हैं, उन सबको इसके ऊपर ध्यान देना चाहिए और चौकन्ना रहना चाहिए। सभी लोग एकजुट होकर के जगन्नाथपुरी धाम जो है, यही उड़ीसा में पुरुषोत्तम धाम जिसको कहा जाता है, यहाँ पर ही सब लोग इसको मान लिया जाए, यही जगन्नाथपुरी धाम का महाप्रसाद सर्वश्रेष्ठ है। इसी को खाने से ही मंगल हो सकता है सभी जीवों का। इसके ऊपर एक कथा भी आती है, जहाँ पर पार्वती जी ने और शंकर जी की जो कथा है, पार्वती जी को भगवान जगन्नाथ जी का प्रसाद जो मिला, वो शंकर जी की कृपा से ही मिला है। और जगन्नाथपुरी धाम में ही यहाँ पर बिमला माता के रूप में पार्वती जी यहाँ पर हैं और जगन्नाथ महाप्रसाद की यहाँ पर महिमा का विस्तार हुआ है। आइए देखते हैं अगली खबर। सपा प्रमुख अखिलेश यादव का ऐलान, 26 जुलाई को पूरे देश में आरक्षण दिवस और संविधान सम्मान दिवस मनाएगी समाजवादी पार्टी। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने घोषणा की है कि पार्टी 26 जुलाई को आरक्षण दिवस और संविधान सम्मान दिवस के रूप में पूरे देश में मनाएगी। अखिलेश यादव ने कहा, पार्टी ने निर्णय लिया है कि 26 जुलाई को देश भर में आरक्षण दिवस और संविधान सम्मान दिवस मनाया जाएगा, ताकि लोगों को उनके संवैधानिक अधिकारों और आरक्षण की आवश्यकता के प्रति जागरूक किया जा सके। आज ये भी हमारे प्रदेश के अध्यक्ष जी ने, मैं बाद में कहूंगा कि केवल एक पैराग्राफ पढ़ देंगे, कि आज ये तय किया है कि संविधान मान स्तंभ स्थापना दिवस, क्योंकि इसी दिन 26 जुलाई को हम लोगों ने ये कार्यक्रम किए थे, आने वाले समय में पूरे प्रदेश में आरक्षण दिवस 26 जुलाई को
समाजवादी पार्टी ने संविधान मान स्तंभ स्थापना दिवस के रूप में मनाने का फैसला लिया है। हम और आप लोग देखते हैं कि भारतीय जनता पार्टी सत्ता में पहुंचने के लिए संविधान का तो इस्तेमाल करती है, संविधान के बारे में चर्चा तो करती है, संविधान पर चलने की और संविधान को मानने की बात करती है सत्ता में आने तक। लेकिन जैसे ही भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आती है वो संविधान को नहीं मानती। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का दिया हुआ संविधान के रास्ते पर नहीं चलते। भारतीय जनता पार्टी के लोग शपथ भी लेते हैं। शपथ लेकर के ये महसूस होता है उनके काम करने के तरीके से कि उनके शपथ ग्रहण में जो संविधान की शपथ लेते हैं निष्ठा का पूर्ण अभाव दिखाई देता है। इधर हम देख रहे हैं उनकी बातों में और कई बार सुना है उनसे कि सोशलिज्म, सोशलिस्ट और सेकुलर के लिए उनके पास बहुत बड़ी जानकारी है। जो लोग सोशलिस्टों के खिलाफ हैं वही सेकुलर लोगों के लिए खिलाफ भी हैं। ये बात समझ में नहीं आ रही है कि वो लोग जो सोशलिज्म और सोशलिस्टों के खिलाफ हैं वही लोग सोशलिज्म को मान तो रहे नहीं है, वही लोग सेकुलर और सेकुलरिस्टों के खिलाफ भी हैं। वजह वही है, दरअसल हमारे समाज में बहुत दिनों से व्यक्ति बनाम समाज का संघर्ष बहुत पुराना चल रहा है और कोई ये संघर्ष नया नहीं है, लगातार संघर्ष होता रहा है। ये मैं बनाम हम की लड़ाई है, ये मैं बनाम हम की लड़ाई है। समाज के निर्माण और उत्थान के लिए अपनी व्यक्तिगता का विलय करना होता है, जो ऐसे खुद परस लोग कभी नहीं करते हैं। जो मैं बोलते हैं वो कभी स्वीकार नहीं कर सकते हैं। अपनी स्वार्थ सिद्धि में जो लोग लिप्त रहते हैं और हर समय सिर्फ अपने बारे में ही सोचते हैं, वो केवल अपने दंभ और अहंकार को ही पोषते हैं। उन्हें समाज से कुछ लेना देना नहीं होता है। ये खुदगर्ज लोग समाज और समाज से जुड़े हर विचार और शब्द के खिलाफ होते हैं, फिर वो शब्द चाहे सामाजिकता का हो या समाजवादी हो। इसीलिए चाहे सदन हो, सदन के बाहर हो या कोई महत्वपूर्ण कार्यक्रम हो, उसमें ये सुनने को मिलता है कि ये लोग इसी तरह के विचार प्रकट करते हैं। ये लोग वो हैं जो सामाजिकता और समाजवादी लोगों के खिलाफ हैं। और अब वक्त हो चला एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद लौटेंगे और देखेंगे देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। तब तक के लिए आप जुड़े रहे हमारे साथ और देखते रहिए MNS न्यूज टीवी। नमस्कार। नमस्कार, मैं हूं अभिषेक बच्चन। कीप वॉचिंग MNS न्यूज।